नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और सामाजिक कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है सगा कौन, वसीयत, एक माँ की दर्द भरी कहानी। कमला देवी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों से घिरी हुई हैं। उन्हें फिर से हार्ट अटैक आया है। उनके बेटे विपुल और अनुराग बाहर खड़े आपस में कुछ बातें कर रहे थे और बेटी सरोज पास ही के एक सोफे पर बैठी मोबाइल से बात करने में लगी है। कमला जी ने जब आंखें खोली तो उसके पैरों के पास बैठा रमेश जल्दी से उठकर बोला, माँ जी आपको होश आ गया? भगवान का लाख लाख शुक्र है। वीणा तुम यहीं रहना, मैं अभी डॉक्टर को बुला लाता हूँ। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। पास ही खड़ी रमेश की पत्नी वीणा बहुत ही परेशान लग रही है। कमला देवी को ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है। वो वीणा को देखकर कुछ कहना चाहती हैं, पर वीणा कहती है, माँ जी आप परेशान मत होइए, ये अभी डॉक्टर को लेकर आते होंगे, आप कुछ मत बोलिए। कमला देवी की नज़रें उनके बच्चों को ढूंढ रही हैं। वो सरोज को देखती है तो उसे थोड़ी राहत मिलती है। इशारे में ही वो वीणा को बोलती हैं कि सरोज को उसके पास बुला दे। वीणा सरोज के पास जाकर बोलती है, दीदी जी, माँ जी आपको कुछ कहना चाह रही हैं, उनके बेड के पास चलिए। सरोज एक नज़र वीणा को देखती है और फिर अपनी माँ को और कहती है, माँ को होश आ गया? अच्छी बात है, जाओ डॉक्टर को बुला देना। अभी तो मैं बात कर रही हूँ इनसे, पर बाद में आती हूँ। सरोज की बात सुन कमला को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती है और आंखों में आए आंसुओं को रोक भी नहीं पाती है। उसे लगता है कि सरोज के पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो उसके पास आकर बैठे। वीणा कमला देवी की स्थिति समझ जाती है और उनके पास आकर के ही बैठ जाती है। तब तक रमेश भी डॉक्टर को लेकर आ जाता है। वीणा उठकर साइड में खड़ी हो जाती है। डॉक्टर कमला देवी का चेकअप करने लगता है, फिर सिस्टर को देखभाल करने को बोल बाहर निकल जाता है। विपुल और अनुराग बाहर खड़े होते हैं, जो कि डॉक्टर को देख उनसे बात करने लगते हैं। रमेश कमला देवी के पास बैठकर बोलता है, माँ जी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, डॉक्टर साहब आपको बहुत जल्द ही ठीक कर देंगे। कमला देवी उसे देखकर फीकी हंसी हंस देती है, पर अंदर ही अंदर इस बात से भली भांति परिचित होती हैं कि वो अब कुछ समय की ही मेहमान हैं। सरोज उठकर बाहर चली जाती है। दवा के असर से कमला देवी को नींद आने लगती है और वो सो जाती हैं। रमेश वीणा को धीरे से कहता है, वीणा घर जाओ और माँ जी के लिए कुछ हल्का फुल्का खाना बना कर लाना और सूप भी लाना, मैं यहीं पर हूँ। कमला देवी सोई हुई होती हैं, इसलिए वीणा के जाने के बाद रमेश भी चाय के लिए बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद विपुल, अनुराग और सरोज कमला देवी के कमरे में आते हैं। वो आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं कि तभी डॉक्टर फिर से उस रूम में आ जाते हैं। डॉक्टर कहता है, देखिए आपकी माँ की तबीयत में कोई अंतर नहीं नज़र आ रहा है, उन्हें ये दूसरी बार हार्ट अटैक आया है, हालत नाजुक है अभी। वो पता है डॉक्टर, लेकिन आप ये बताइए कि कितने दिन उन्हें यहाँ रहना पड़ेगा? विपुल ने डॉक्टर से पूछा। हाँ डॉक्टर, कितने दिन से हम लोग यहीं रुके हुए हैं, इस बार अनुराग ने कहा और सरोज ने भी उसके साथ हाँ में हाँ मिलाया। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कितने और दिन लगेंगे, पर हम इलाज कर रहे हैं, आप लोग परेशान मत होइए, डॉक्टर ने कहा और कमरे से बाहर निकल गया। डॉक्टर और अपने बच्चों की आवाज़ से कमला देवी की नींद टूट गई, पर फिर भी वे आंखें बंद कर लेटी हुई थीं। विपुल और अनुराग आपस में बात कर रहे हैं। भैया क्या मुसीबत है, ये कब तक माँ के पीछे टाइम वेस्ट करेंगे? विपुल ने अनुराग से कहा। मैं भी क्या कर सकता हूँ विपुल, डॉक्टर ने कहा ना कि अभी कोई पक्का नहीं है कि और कितने दिन इलाज चलेगा। अनुराग ने भी थोड़े रूखे स्वर में कहा। आपको तो पता है मेघा और कीर्ति को घर में छोड़कर आया हूँ, 3 दिन हो गए यहाँ रहते हुए। विपुल परेशानी के साथ अपनी व्यथा सुना रहा था। मेरा भी तो यही हाल है, सुबह से तुम्हारी भाभी फ़ोन पे फ़ोन कर रही हैं कि जल्द ही काम ख़त्म करो और आ जाओ, पर यहाँ काम तो छोड़ो, हमने उस बारे में माँ से बात भी नहीं की अभी तक। अनुराग ने अपनी चिंता व्यक्त की। भैया मैं कहती हूँ माँ के होश में आते ही हम पूछ लेंगे, सरोज अपने भाइयों की बात सुन बोली। हाँ तुम सही कह रही हो, वैसे भी माँ को बताना ही पड़ेगा कि उन्होंने वसीयत में क्या लिखा है, अनुराग ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा। मुझे लगता है माँ ने हम तीनों के लिए बराबर हिस्से ही किए होंगे, सरोज बोली।
हाँ, वो तो अब माँ ही बताएंगी, विपुल ने कहा। अपने ही बच्चों के मुंह से ऐसी बात सुनकर कमला देवी का दिल धक से करके रह गया। वो अपने अतीत में खो गई। कितना सुखी परिवार हुआ करता था उनका। उनके पति व 3 बच्चों के साथ हंसी खुशी रहती थी कमला देवी। पर उनके पति की अकस्मात मौत के बाद सब बदल गया। अनुराग 7 और विपुल 3 साल का था। सरोज भी बहुत छोटी थी। 3 बच्चों को अकेले संभाल पाना कितना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने नौकरी करना शुरू किया। धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक होने लगी थी। तीनों को अच्छे से पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करवाया। उनकी शादी करवाई, लेकिन अपने ही घर में कमला देवी अकेली पड़ गईं। बच्चे अलग अलग शहरों में रहने लगे, सिर्फ त्योहार में ही आया करते। कमला देवी बच्चों को देखने को तरस जाती, पर तीनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। रमेश कमला देवी के घर काम करने वाली नौकरानी सुनीता का बेटा है। सुनीता के साथ ही रमेश भी कमला देवी के घर उनका काम किया करता था। उसे भी कमला देवी ने अपने बेटे की तरह ही प्यार किया है, इसलिए रमेश कमला देवी को अपनी माँ की तरह ही मानता है। रमेश और वीणा हमेशा से कमला देवी के साथ रहकर उनका बहुत ख्याल रखते थे। उन दोनों ने बिल्कुल सगे बेटे बहू की तरह अपना फर्ज निभाया। कमला देवी को लगता जैसे रमेश पराया नहीं, उनका अपना है। पर आज अपने ही बच्चों से ऐसी बातें सुनकर बहुत बड़ा झटका महसूस हुआ था कमला देवी को। वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि उनके बच्चों को अपनी माँ से नहीं, वसीयत से ज़्यादा प्यार है। उनके आंखों से आंसू एकाएक ही बह निकले। वीणा घर से खाना लेकर आ चुकी थी। रमेश ने सिस्टर से परमिशन ली, फिर कमला देवी को आहिस्ता से उठाने लगा। माँ जी उठ जाइए, थोड़ा सा कुछ खा लीजिए, वरना आपकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। रमेश की आवाज़ से कमला देवी अपने वर्तमान में लौट आई। उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा रमेश उनके पैरों के पास बैठा हुआ है और वीणा खाना लेकर खड़ी है। वो पूरे कमरे में नज़र घुमाती हैं, पर सिस्टर और रमेश वीणा के अलावा कोई नज़र नहीं आता है। वो उदास हो जाती हैं और सोचती हैं कि शायद वो लोग जा चुके हैं। रमेश कमला देवी की मनोदशा समझ जाता है और वो कहता है, माँ जी आप भैया और दीदी जी को ढूंढ रही हैं क्या? वो लोग अभी ही बाहर गए हैं खाना खाने, थोड़ी देर में आ जाएंगे। आप भी तब तक थोड़ा सा खा लीजिए ना। कमला देवी वीणा की मदद से उठी और अपना मास्क हटाकर धीरे से बोली, मुझे नहीं खाना है, तुम लोग खा लो। अरे ऐसे कैसे आप नहीं खाएंगी, तो हम भी नहीं खाने वाले, रमेश ने जिद करते हुए कहा। आप खा लीजिए थोड़ा सा, दवाई भी तो लेनी है, पास ही खड़ी सिस्टर बोली। देखिए माँ जी, अब तो नर्स मैडम ने भी बोल दिया आपको खाना ही पड़ेगा। रोटी का एक निवाला तोड़ते हुए रमेश बोला। पर मुझे भूख नहीं है बेटा, कमला देवी ने कहा। अच्छा ठीक है माँ जी, आप खाना मत खाइए, पर जो सूप बनाया है मैंने आपके लिए वो तो पिएंगे ना आप? वीणा कटोरी में सूप दिखाती हुई बोली। हाँ वीणा, सूप तो पीना ही पड़ेगा, और अगर इन्होंने नहीं पिया सूप तो हम समझ जाएंगे कि माँ जी हमें अपना नहीं मानती, रमेश ने मुँह छोटा करते हुए कहा। अच्छा ठीक है, पी लेती हूँ, अब तो खुश हो ना? कमला देवी रमेश की बातों से हार कर बोली। हाँ, लेकिन क्या मैं अपने हाथ से आपको सूप पिला सकता हूँ? रमेश ने प्रश्नवाचक नज़र से देखकर कहा। ठीक है, कमला देवी ने मुस्कुराकर बात मान ली। चलिए अभी आप आराम कीजिए, कुछ ज़रूरत हो तो बुला लीजिएगा। माँ जी हम लोग यहीं बाहर बैठे हैं, रमेश कमला देवी को सूप व पानी पिलाकर उठते हुए बोला। वीणा घर से लाया हुआ टिफ़िन बंद कर चुकी थी। हाँ ठीक है, कमला देवी वापस दवाइयाँ लेकर बिस्तर पर लेट गई। अगला दिन हो चुका था, मगर कमला देवी की सेहत में कोई सुधार नहीं आया। रमेश सिन्हा जी को आज अपने साथ ले आना, थोड़ी मुश्किल से कमला देवी ने रमेश से बोला। जी माँ जी आप आराम करिए, रमेश ने कहा। चलो भैया माँ से मिलकर आते हैं, कल भी बात नहीं की थी हमने, विपुल ने अनुराग को उकसाते हुए कहा। हाँ चलिए भैया, अच्छा मौका है, मैंने रमेश को दवाई लाने भेज दिया है तो अब कोई परेशानी नहीं, सरोज ने भी अनुराग से कहा। हाँ चलो, अनुराग ने सहमति जताई। माँ अब कैसी हैं आप? अनुराग ने कमला देवी के बाईं तरफ बैठते हुए पूछा। विपुल पास ही खड़ा है और सरोज दूसरी तरफ बैठ गई। ठीक हूँ, कमला देवी ने जवाब दिया। माँ हमें आपसे कुछ बात करनी थी, वो मैं कह रहा था कि आपने अनुराग बोलते बोलते चुप हो गया। बोल दीजिए भैया, माँ से क्या हिचकिचाना, सरोज अनुराग को बढ़ावा देती हुई बोली। हिचकिचाना? मैं नहीं हिचकिचा रहा सरोज, विपुल बोलेगा ना, इसलिए मैं चुप हो गया।
अनुराग जल्दी से बोलकर विपुल को देखने लगा। मैं? हाँ, क्यों नहीं। अचानक से अपना नाम सुनकर विपुल अपने भाई बहनों को अचरज से देखने लगा। फिर कमला देवी को देखते हुए, माँ, वो हम लोग जानना चाहते थे कि आपने जो ज़मीन खरीदी थी पिछले साल और पेंशन से जो एफडी करवाई थी वो किसके नाम की है। विपुल यह पूछकर अपनी माँ को आश लगाकर देखने लगा। कमला देवी अपने बच्चों का असली रूप देखकर अपना मन पक्का कर चुकी थी, इसलिए अपने आखिरी समय में वो उनकी ये मनसा भी पूरा कर देना चाहती थी। हाँ, वसीयत यही जानना चाहते हो ना? तुम लोग चिंता मत करो, सिन्हा जी को बुलाया है मैंने। थोड़ा रुक कर कमला देवी ने बोला। अपने शब्दों को थोड़ी कड़वाहट के साथ वह फिर बोली, फिर मेरे जाने के बाद तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। हमारा वो मतलब नहीं था, हम तो बस ऐसे ही जानकारी के लिए पूछ रहे थे। अनुराग ने बात को घुमाते हुए कहा। कमला देवी ने आंखें बंद कर ली थी, वो और नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी। अच्छा, हम बाहर जाते हैं, माँ को आराम करने देते हैं, सरोज अपने भाइयों को उठाती हुई बोली। चलो। अनुराग और विपुल भी बाहर चले गए। माँ जी, सिन्हा साहब आए हैं, आप बात कर लीजिए, हम बाहर ही बैठे हैं। रमेश सिन्हा जी को कमला देवी से मिलवाने लाया था। सिन्हा जी पेशे से वकील हैं और कमला देवी के जान पहचान के होने के कारण वसीयत बनाने के लिए बुलाए गए हैं। जी बहन जी, बोलिए। नमस्कार करते हुए सिन्हा साहब कमला जी से बोले। वसीयत लिखवानी है भाई साहब, कमला देवी बोली। देखिए, आपकी माँ की हालत में कोई सुधार नहीं है, मुझे नहीं लगता अब वो ज़्यादा समय रह पाएंगी। अभी अनुराग और विपुल डॉक्टर के केबिन में बैठे हुए, जहां डॉक्टर उन्हें कमला देवी की वास्तविक स्थिति से अवगत करा रहे हैं। ठीक है डॉक्टर, अनुराग ने बोला और विपुल फाइल उठाकर बाहर जाने लगा। रात का समय। अनुराग, विपुल, सरोज, कमला देवी हिचकिचाते हुए रात में अचानक से बोलने लगी। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। माँ जी, क्या हुआ आपको? कमला देवी की आवाज़ सुनते ही पास में लेटा रमेश जाग गया। रमेश, मेरे बच्चों को बुला लो, आखिरी बार देख लूँ। बहुत अटकते हुए कमला देवी सांस ले रही थी। माँ जी, ऐसा नहीं बोलिए, हम अभी डॉक्टर को बुला लाते हैं और भैया दीदी को भी बता देंगे। रमेश फौरन रूम से भागा। पहले डॉक्टर को बताकर वो वेटिंग रूम में अनुराग के पास पहुँचा। भैया उठिए ना। माँ जी, क्या है रमेश, आधी रात को भी तुझे चैन नहीं? झुझलाते हुए अनुराग उठा। वो अब भी आंखें मसल रहा था। भैया, माँ जी की हालत गंभीर है, वो आप लोगों को बुला रही हैं, चलिए ना। विपुल भैया और सरोज दीदी को भी बुला लीजिए जल्दी। कहते हुए रमेश की आंखें छलक आईं। क्या माँ की हालत गंभीर है? ठीक है, मैं विपुल को फ़ोन करता हूँ, तुम चलो, अनुराग ने कहा। वो अब पूरी तरीके से जाग चुका था और चिंता की लकीरें उसके चेहरे पर खिंच गई थी। जल्दी आना भैया, बीड़ा को भी बता देना, कहकर रमेश बदहवास सा वहाँ से भाग गया। डॉक्टर साहब बताइए ना, माँ जी को इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है? वो कोई नाम तक ढंग से नहीं ले पा रही हैं। रमेश डॉक्टर के अगल बगल होता हुआ बोला। डॉक्टर कमला देवी को चेक कर रहे थे, उनकी नब्ज़ धीमे से चल रही थी। वहीं पास में खड़ी नर्स मशीन को देखकर कोई इंजेक्शन लगा रही थी। तुम चुप रहोगे थोड़ी देर, मुझे अपना काम करने दो, डॉक्टर ने डांटते हुए रमेश को कहा। रमेश थोड़ी दूर पर चला गया। डॉक्टर, क्या हुआ माँ को? अनुराग भी दरवाजे से आते हुए बोला। देखिए मिस्टर अनुराग, मैंने पहले ही कहा था आपकी माँ का अंतिम समय आ गया है, इसलिए उन्हें इतनी तकलीफ हो रही है। ये अपने बच्चों से मिलना चाह रही हैं, तो उन्हें जल्दी बुला लीजिए, बाकी तो हमारे हाथ में अब कुछ भी नहीं है। डॉक्टर ने अनुराग के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। जी डॉक्टर, मैंने बता दिया है उन लोगों को, अभी आते ही होंगे। माँ अब चिंता मत कीजिए, विपुल और सरोज आ रहे हैं, रास्ते में ही हैं। अनुराग कमला देवी के पास बैठता हुआ बोला। कमला देवी ने अनुराग का हाथ पकड़ लिया था, वो उनके आंसू बह रहे थे। भैया, माँ, विपुल और सरोज घर से आ गए थे, जो अब कमला देवी के दोनों तरफ खड़े हो गए थे। उनके साथ ही बीड़ा भी आई, जो रमेश के बाजू में खड़ी हो गई। रमेश, कमला देवी हाथ के इशारे से रमेश को भी अपने पास बुला रही थी। रमेश और बीड़ा भी कमला देवी के पास ही चले आए। अब मेरे जाने का समय आ गया है। नहीं माँ जी, ऐसा मत बोलिए, रमेश बिलखते हुए बोला। बाकी सब भी नम आँखों से उन्हें देख रहे थे। हमेशा खुश रहो मेरे बच्चों। कमला देवी ने अपनी आखिरी सांस ली और उनकी आंखें सदा के लिए बंद हो गईं। माँ जी, चुप क्यों हो गई? रमेश कमला देवी को हिलाते हुए बोला। मिस्टर अनुराग, योर मदर इज नो मोर, डॉक्टर ने कहा और मशीनों को बंद कर बाहर निकल गया।
भैया माँ को अब घर ले जाना चाहिए, आखिरी विधि भी करनी है, विपुल ने अनुराग को बोला। देखो ना वीणा, माँ जी हमको छोड़कर चली गई, मगर वो ऐसा कैसे कर सकती हैं। पहले ही हमारी अम्मा हमको अकेला छोड़ गई और अब माँ जी भी। रमेश बिलखते हुए बोला तो वीणा उसे संभालने लगी। विपुल, मैं डॉक्टर से बात करके बिल क्लियर करके आता हूँ, फिर घर चलते हैं, अनुराग ने विपुल से कहा और बाहर निकल गया। चुप हो जाओ रमेश, कब से रोए जा रहे हो, वो हमारी भी माँ है, सरोज झुझला कर रमेश से बोली। फिर अपने पति को खबर देने के लिए बाहर निकल गई। रात में ही सभी रिश्तेदारों को खबर कर दी गई। सुबह होते होते सब घर पर आ गए थे। सरोज के पति व उसकी भाभियाँ भी आ चुकी थी। अनुराग पंडित को लाने व विपुल पूजा का सामान लेने गया है। सरोज और उसकी भाभी कमला देवी के पार्थिव शरीर के पास बैठकर रो रही हैं। रमेश इन सब से दूर एक खंभे के सहारे बेजान सा खड़ा है। उसके आंसू बहकर सूख गए, आंख लाल है। वीणा मेहमानों को पानी दे रही है। बेटा, अब शमशान चलने का समय हो गया है, इनको ले चलो, पूजा पाठ कर पंडित जी ने अनुराग और विपुल से कहा। हाँ पंडित जी, अनुराग ने कहा। विपुल और अनुराग सामने की तरफ और पीछे सरोज का पति कमला देवी के शरीर को उठाने के लिए तैयार थे। चौथा कंधा कौन दे रहा है, एक बुजुर्ग बोले। भैया जी, रमेश को आगे लाकर इनको भी अपने साथ माँ जी को कंधा देने दीजिए, वीणा रमेश को सामने करते हुए अनुराग से बोली। ठीक है, वैसे भी तुम हमारी माँ को माँ जी बोला करते थे, तो ये भी कर सकते हो, अनुराग ने रमेश के लिए सहमति जताई। रमेश वहाँ चला गया। रुको अनुराग, गेट पर सिन्हा जी खड़े अपने हाथ में कुछ पेपर्स लिए आए थे। बोलिए अंकल, अनुराग ने नमस्ते करते हुए कहा। कमला बहन जी के जीवित न रहने का बड़ा दुख हुआ, पर अभी मैं तुम सबको वो बताने आया हूँ जो मुझे उन्होंने बोला था। क्या अंकल, क्या कहा था माँ ने, विपुल ने उत्सुकतावश पूछा। बेटा, तुम्हारी माँ का कहना था कि उनके अंतिम संस्कार से पूर्व ही मैं तुम लोगों को ये वसीयत पढ़कर सुना दूँ। हाथ में पकड़ा पेपर बाहर निकालते हुए सिन्हा जी बोले। वसीयत का नाम सुनकर अनुराग, विपुल और सरोज की आंखें चमक गईं। सरोज की भाभियां भी एक दूसरे को देख मुस्कुराने लगी। बताइए अंकल, सरोज बोली। मैं कमला देवी अपने होशो हवास में सिन्हा जी से ये वसीयत लिखवा रही हूँ, ताकि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों के बीच कभी कोई मतभेद न हो। मैं अपनी जयपुर वाली ज़मीन अपने बड़े बेटे अनुराग के नाम करती हूँ। सिन्हा जी बोलकर चुप हो गए। जयपुर की ज़मीन, अनुराग की पत्नी खुशी से बोली, फिर माहौल को देखते हुए चुप हो गई। हाँ, आगे इसमें लिखा है कि मैं बैंक में 5 लाख की हाँ, आगे इसमें लिखा है कि मैं बैंक में 5 लाख की एफडी भी करवाई है, उसका नॉमिनी विपुल है। मेरे सारे गहने सरोज के नाम कर दिए हैं। सिन्हा जी इतना बोलकर फिर शांत हो गए। विपुल और सरोज अपने हिस्से को सुनकर खुश हो गए थे। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है, अनुराग ने पूछा। कमला देवी ने, ये घर कमला निवास। हाँ, ये घर किसे दिया, सिन्हा जी की बात को बीच में काटते हुए सरोज का पति बोला। ये घर कमला बहन ने रमेश के नाम किया है। सिन्हा जी ने अपनी बात पूरी की। रमेश के नाम क्यों? अनुराग, विपुल और सरोज तीनों को इस बात की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वे चौंक कर एक साथ बोले। हाँ, रमेश के नाम क्यों कि मैं यह तो नहीं जानता। अब इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और सबूत के तौर पर इस कागज की एक एक प्रति आप चारों को दी जाती है। वकील साहब अनुराग की ओर उन सभी पेपर को बढ़ाते हुए बोले। देखो बेटा, अब ये सब बाद में देखते रहना, अंतिम संस्कार का समय निकला जा रहा है और वो इससे ज़्यादा ज़रूरी है, पंडित जी ने अनुराग से कहा। जी चलिए, अनमने ढंग से अनुराग ने कहा। फिर सभी लोग शमशान की ओर चल दिए। वे सभी कमला देवी को अंतिम विदाई देकर आ चुके थे। फिलहाल वसीयत पर चर्चा जारी है। भैया, ये भी कोई बात हुई, अपने बच्चों को ना देकर ये घर माँ ने रमेश के नाम कर दिया, सरोज तुनक कर बोली। हाँ, देना ही था तो अपने दामाद या बहू के नाम कर देती, पर नहीं, सासू माँ ने तो इतना बड़ा घर नौकर के हवाले कर दिया। सरोज के पति ने भी मुंह बनाया। जीजा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं पूछती हूँ, आखिर माँ जी ने ऐसा किया क्यों? मेघा अपने पति विपुल से बोली। मुझे क्या पता मेघा, मैं खुद कब से यही सोच रहा हूँ, विपुल ने झल्ला कर कहा। देवर जी, अब वो सोचकर भी क्या फ़ायदा, फिलहाल तो ये घर उस रमेश से कैसे लेना है, इस पर विचार करिए, अनुराग की पत्नी विपुल के बाजू में बैठते हुए बोली। ये घर हम लोग वापस नहीं ले सकते, सुना तुमने? और आप सब भी ये समझ लीजिए कि ये घर कभी हमारा था ही नहीं, बस। अनुराग जो कब से सबकी बातें सुन रहा था, आखिरकार चिल्लाते हुए बोला।
क्या हुआ भैया, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? अनुराग के गुस्से को भांपते हुए विपुल नरमी से बोला। विपुल, तुम सब समझ नहीं रहे हो। माँ ने जब ये घर रमेश के नाम किया है तो ज़रूर कुछ सोचा होगा, यूं ही नहीं किया होगा। और ये वसीयत सिन्हा जी सबके सामने कह कर गए हैं ताकि हम इसमें कोई बदलाव ना कर सके, अनुराग ने कहा। तो क्या अब हम इस घर को भूल जाएं? सरोज अफसोस से बोली। तो कर भी क्या सकते हैं, अनुराग ने कहा, फिर बाहर चला गया। अब जब हमारा कोई फ़ायदा ही नहीं तो यहाँ रुकने का क्या मतलब, विपुल बोला। सरोज के पति ने भी हाँ में हाँ मिलाई। ठीक है, तो फिर 13वीं के अगले दिन की टिकट करवा लेता हूँ मैं, सरोज के पति ने कहा और मोबाइल में देखने लगा। वीणा, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जो हमारा खास हो भगवान उसे अपने पास बुला लेते हैं। आंखों में आंसू लिए रमेश वीणा से बोला। हिम्मत रखिए जी, वीणा रमेश के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली। कैसे रखे हिम्मत? हाँ, कैसे रखे हिम्मत? माँ जी हमको अकेला छोड़कर चली गईं। दीदी और भैया लोग तो हमें पहले ही नापसंद करते हैं। अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? हम तो दोबारा अनाथ हो गए ना। रमेश फिर से रोने लगा। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखिए, माँ जी अपने पीछे भी तो हमारी व्यवस्था कर गई हैं ना। उन्होंने ये घर आपको ही तो दिया है, वीणा ने कहा। घर 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 सब यही बोल रहे हैं, मगर हमें नहीं चाहिए ये घर। इस घर का हमें कोई लालच नहीं, जिसे चाहिए रख ले, खींचकर रमेश बोला। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। आप ये सोचिए कि माँ जी की कितनी सारी यादें जुड़ी हैं इस घर से, और वो भी तो यही चाहती थी कि इसमें सिर्फ आप रहे ताकि आपको कभी अकेलापन ना महसूस हो, वीणा ने कहा। हाँ वीणा, तुम सही कह रही हो। माँ जी ने हमें इतनी बड़ी चीज़ दे दी और हमने ध्यान ही नहीं दिया। वीणा की बात से रमेश काफ़ी हद तक सहमत था और कुछ संतुष्ट भी। कमला देवी की 13वीं का कार्यक्रम भी हो चुका था। सारे नाते रिश्तेदार अपने घर चले गए। अनुराग, विपुल और सरोज भी अपने घरों को लौट रहे हैं। भैया जी, आप लोग भी जा रहे हैं, यहीं रह जाइए ना, रमेश आग्रह करता हुआ बोला। नहीं नहीं रमेश, अब हमें चलना चाहिए, वैसे भी बहुत छुट्टियां हो गई हैं इन सब में, अनुराग अपना सामान उठाकर गाड़ी में रखता हुआ बोला। पर भैया जी, कल ही 13वीं हुई है और आप लोग आज ही निकल रहे हैं, कुछ दिन तो और रुक जाइए, रमेश ने कहा। क्यों रुके हम? और माँ ने तो घर तुम्हें दे दिया ना, तो तुम खुश हो रहे, और क्या चाहिए? सरोज मुँह बनाती हुई बोली। रमेश को ये बात अच्छी नहीं लगी, वह चुप हो गया। दीदी जी, ये आपको रुकने को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि माँ जी के जाने से वैसे ही सब सुनसान हो गया है, और अगर आप भी चले जाएंगे तो घर अचानक से खाली हो जाएगा ना, जो अच्छा नहीं लगेगा। वीणा ने बात संभाली। देखो, नौकर हो नौकर जैसे रहो, क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं, हम लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है। वीणा की बात को बीच में काटते हुए विपुल बेरुखी से बोला। नहीं भैया जी, हमारा वो मतलब नहीं था, वीणा ने सहम कर कहा। माँ चली गई, उनके साथ साथ ये दीदी भैया वाले रिश्ते भी खत्म, समझी? अब जाओ भी यहाँ से, खामखा दिमाग खा रहे हो दोनों, सरोज ने वीणा और रमेश को डांटते हुए कहा। तीनों भाई बहन गुस्से से दंदनाते हुए अपने अपने घरों को निकल गए। रमेश और वीणा उन लोगों को जाते देखते रह गए। कमला देवी की मृत्यु हुए 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अनुराग, विपुल और सरोज कभी भी वापस नहीं आए। घर ना मिलने का मलाल उन्हें अब भी है। रमेश और वीणा कमला निवास में ही रहते हैं, लेकिन अब कमला निवास सिर्फ एक घर नहीं, एक वृद्धा आश्रम है, जहाँ समय और बच्चों के मारे बहुत से बुजुर्ग रहते हैं। वो दोनों सबका अपनों सा ख्याल रखते हैं। चैरिटी से और रमेश की दुकान से ही यह आश्रम चलता है। कमला देवी की हर पुण्यतिथि के दिन रमेश मंदिर में पूजा पाठ, दान आदि करवाता है। कमला देवी के जाने के बाद भी रमेश ने कमला देवी को अपने हृदय में जीवित रखा। यह कहानी आपको कैसी लगी? कमला देवी जी का फैसला आपको कैसा लगा? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।